आंगनवाड़ी आने वाली सभी महिलाओं को, चाहे वो हमारी गर्भवती महिलाएँ हों, धात्री महिलाएँ हों या हमारी वो महिलाएँ जिनके शिशु जन्म से लेके 3 वर्ष तक के हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार, मेरा सलाम। मैं डॉक्टर प्रियंका सूर्यवंशी और अभी हम जिस अनुसंधान पर, जिस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं उसके लिए हमें सहयोग है भाषा विश्वविद्यालय का, जो लखनऊ में स्थित है और जो हमारी भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद शिक्षा मंत्रालय है उसका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने हमें आर्थिक सहायता दी, जिसके कारण हम ये प्रोजेक्ट जो है वो कर पा रहे हैं। तो सभी माताओं की तरफ से और हमारी जो पूरी टीम है जो इस अनुसंधान में लगी हुई है उसकी तरफ से आईसीएसएसआर का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी फ़िलहाल मैं सह आचार्य पद पर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ। आते हैं अपने आज के विषय पर। ये वीडियो हमने बनाया है हमारी सभी महिलाओं के लिए जिनके बच्चे जो हैं वो जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के हैं और हमारी कोशिश है कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताएं कि प्रारंभिक प्रेरण क्या होता है और प्रारंभिक प्रेरण क्यों आवश्यक है बच्चों के विकास के लिए। हमने ये जो हमारा प्रोजेक्ट था इसके तहत 5 ज़िले जो हैं वहाँ पर जाकर माताओं से बातचीत की। लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, बाराबंकी। तो यहाँ हमने 5 जो हैं गाँव की जो आंगनवाड़ियाँ हैं उनका चयन किया और 5 आंगनवाड़ियाँ जो शहर की हैं उनका चयन किया और लगभग 300 महिलाओं से हमने बातचीत की कि उन्हें क्या जानकारी है प्रेरण के बारे में। और हम कहते हैं ना हमारी भारतीय हम कह सकते हैं परंपराएं या प्रथाएं भी बहुत कुछ ऐसी अच्छी हैं जिनसे सीखने योग्य है। तो हमने उसको भी जो हमारी ये महिलाएं हैं उनसे सीखा और कोशिश की हमारे पास जो जानकारी है जिसकी कमी या जिसका अभाव हमें लगा कि उनके पालन पोषण में है वो हमने उन्हें दी। और ये हमारा हम कह सकते हैं एक सहयोगी, हम मिलकर साथ चलकर कैसे बच्चे के विकास के लिए, बच्चियों के विकास के लिए, बाल विकास के लिए अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसका हम कह सकते हैं ये एक प्रयास है जो आप सबकी मदद से सफल होगा। अब आंगनवाड़ियों में हमने बहुत सारी महिलाओं से हम कह सकते हैं समक्ष बैठकर बातचीत की प्रेरण के बारे में। उन्हें हमने विभिन्न जो हमारे खेल क्रियाएं होती हैं उन्हें सिखाया, बताया प्रेरण क्या है और उससे बहुत अंतर भी आया। उन सभी महिलाओं ने बड़े मन से, बड़े रुचि से उसे सीखा और उसे करती भी हैं। पर हमारी कुछ महिलाएं हैं जो शायद किसी कारणवश नहीं आ पाई आंगनवाड़ी सेंटर्स पर और कई बार जो आई भी होता है कि हम उस वक़्त तो उस चीज़ को सीख लेते हैं पर बाद में भूल जाते हैं और हमें लगता है फिर से हमें कोई बताए या याद दिलाए। तो उन महिलाओं के लिए भी ये जो वीडियो है हमारा उन्हें मदद करेगा। और बहुत सारी हमारी महिलाएँ शायद जिन आंगनवाड़ियों का चयन हमने नहीं किया या हम खुद नहीं पहुँच पाए, तो इस वीडियो के माध्यम से हम उनके साथ भी जुड़ना चाहेंगे और चाहेंगे कि प्रारंभिक प्रेरण के बारे में हम कह सकते हैं जानकारी सब तक पहुँचे और हम सब मिलकर जो बाल विकास है उसके लिए अच्छा कार्य करें। तो पहले सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रेरण है क्या और ये क्यों आवश्यक है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। बच्चों की बात हम बाद में करेंगे, हम बड़ों की बात करते हैं। मान लीजिए हम अस्पताल अपने को दिखाने गए हैं, है ना? हमारी माताएँ, बहनें, हमें पता है कोई बीमारी होती है या जब कष्ट बढ़ जाता है तो हम जो है डॉक्टर के पास जाते हैं, उसे दिखाने जाते हैं। अक्सर डॉक्टर को दिखाने से पहले हमें लाइन लगानी पड़ती है या अपने नंबर का इंतज़ार करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। तो मान लीजिए डॉक्टर हमें देखने से पहले कहा जाता है कि कमरे में, कक्ष में बैठिए और इंतज़ार करिए, आपका नंबर आएगा, आप तब जाइएगा। अब कल्पना करिए वो जो आपका कमरा है जिसमें आपको बिठाया है हमने इंतज़ार करने के लिए, वेट करने के लिए, वो कमरा बिल्कुल खाली है। वहाँ सिर्फ़ एक कुर्सी है जिस पर आप बैठे हैं। सारी जो दीवारें हैं वो सफ़ेद हैं, उस पर कुछ भी कोई चित्र नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, कोई हम कह सकते हैं गुलदस्ता नहीं है, उस कमरे में कुछ नहीं है, सिर्फ़ खाली दीवारें हैं और एक कमरा है जिसमें आप बैठे हैं। कुछ देर में आपको अजीब लगने लगेगा, आप परेशान हो जाएँगे क्योंकि ना कोई व्यक्ति है बात करने के लिए, ना आस-पास कुछ देखने के लिए है कि जिसे आप देखकर कुछ कल्पना करें या मेबी आपका कुछ समय जो है वो व्यतीत हो और हमें उलझन होने लगेगी। तो ये हम बड़ों की बात थी। हम सबको अपने वातावरण में, अपने आस-पास में है ना, प्रेरण चाहिए होता है। कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जिससे हम उत्साहित हों या हम कुछ सोच सकें या हम कुछ कर सकें। तो ऐसे ही बच्चों के साथ है।
हमने जब माताओं से आंगनवाड़ियों में बात की, तो बहुत सारी महिलाओं को आमतौर पर ये लगता है कि जो बच्चा है जब छोटा है, 3 महीने का है, 4 महीने का अभी पैदा हुआ है, तो 1 साल तक तो उसको कुछ भी बोलना नहीं आता है, वो कूँ-काँ करता है। पर जो हमारी भाषा है बोलचाल की, वो शायद समझता नहीं है या बोलता नहीं है। तो जब हमने बात की तो महिलाओं ने कहा कि आवश्यक क्या है बाल विकास के लिए कि उनको हम दूध पिला दें, या कुछ को ये जानकारी थी कि 6 महीने के बाद हमें उन्हें ऊपरी आहार भी देना चाहिए, तो वो दे देना चाहिए और अच्छे से सुलाना चाहिए, उससे बाल विकास अच्छा होता है। पर प्रेरण के बारे में बहुत कम महिलाएँ थीं जिन्हें इसकी जानकारी थी। तो वही बातचीत हम आपसे करने आए हैं। पहले तो समझें हम प्रेरण क्या होता है? तो हमारे वातावरण में कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे हम उत्साहित हो जाएँ या हम कुछ सोचने लगें, तो वो प्रेरण का काम करती है। ऐसे ही बच्चा, मान लीजिए छोटा-सा बच्चा है ना? बिस्तर पर लेटा हुआ है या पालने में लेटा हुआ है, उसको हम कोई लाल रंग की बॉल दिखाते हैं या हम उसे कोई चित्र दिखाते हैं या कोई वस्तु दिखाते हैं जो बड़ी आकर्षक है, तो बच्चा खुश होकर अपना हाथ-पैर चलाने लगता है और प्रसन्न हो जाता है। तो क्या हुआ, वो जो बॉल थी या जो वस्तु आपने दिखाई, वो प्रेरण हो गया और बच्चे बच्चे ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी, अपने हाथ-पैर हिलाकर, वो उसका हम कह सकते हैं उसकी प्रतिक्रिया हो गई, उसका रिस्पॉन्स हो गया। तो वो इस तरह से जब हम उसके वातावरण में कोई प्रेरण होता है और उसके प्रति बच्चा उत्साहित होता है, उसकी जो इंद्रियाँ हैं, वो उत्साहित होती हैं, तो वो प्रेरण का काम करता है। अब आइए समझते हैं ये प्रेरण हमको क्यों चाहिए? क्या आवश्यकता है बच्चे के लिए प्रेरण की? तो जैसे घर होता है ना, हमने देखा है जो पक्के घर होते हैं वो ईंटों से बने होते हैं, तो हम कह सकते हैं घर की सबसे छोटी इकाई क्या है, एक ईंट है। वैसे ही ये जो हमारा मस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन है, वो जो हमारा हम कह सकते हैं दिमाग है, वो छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है। छोटी छोटी कोशिकाएं यानी छोटे छोटे सेल। ये जो सेल होते हैं, जैसे आप तारों को देखते हैं ना, बिजली के तार आपस में जुड़ते हैं, वैसे ही ये जो सेल्स हैं ये भी आपस में जुड़ते हैं। तो ये जो कनेक्शंस होते हैं, ये जो जुड़ाव होते हैं, ये मस्तिष्क के विकास के लिए, हम कह सकते हैं मानसिक विकास के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और ये जो जोड़ बनते हैं, या हम कह सकते हैं ये जो तारों की तरह वायरिंग होती है मस्तिष्क की, ये जो प्रारंभिक हम कहते हैं वर्ष हैं, यानी जन्म से लेके 3 वर्ष का जो समय है, वो उसके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी में ये ब्रेन वायरिंग, या हम कह सकते हैं ये जो तार हैं वो जुड़ते हैं, उनके कनेक्शंस बनते हैं। अब ये जो कनेक्शन है ये बनता कैसे है? जब भी हम वातावरण में बच्चे के सामने कोई भी प्रेरण रखेंगे, कोई नई वस्तु वो देखता है जिसको देखकर वो आकर्षित हो जाए, खुश हो जाए, कोई प्रतिक्रिया करे, तो उससे एक कनेक्शन यानी एक जुड़ाव होता है। और जितनी ज़्यादा ये जुड़ाव होंगे, जितनी ज़्यादा कनेक्शंस बनेंगे, उतना अच्छा बच्चे का मानसिक विकास, हम कह सकते हैं मस्तिष्क का विकास होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चों के लिए प्रेरणा बहुत आवश्यक है। अब हमारी जो माताएँ हैं, बहनें हैं, वो सोचेंगी उसमें क्या नया है, हम तो खेलते ही हैं बच्चे के साथ। पर क्या होता है, हमारा ये जो बच्चों के साथ खेल प्रतिक्रिया है, वो अक्सर हम अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर हम खाली हैं, हमारे पास समय है, या घर के भी लोग, सिर्फ महिलाएं क्यों, घर के भी लोग, जब आपका मन बड़ा अच्छा है, आपके पास कोई काम नहीं है ना, आप फ्री हैं, आप आराम से बैठे हैं, आपको बच्चा दिख रहा है, बच्चे तो अपने में आकर्षक होते हैं, हमारा मन कर रहा है उनके साथ खेलने का, तो हम उनके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। पर यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि बच्चे का मन देखना है, बच्चे का विकास करना है, हमारा मन या हमारा विकास नहीं होना है। तो हमें देखना ये होगा कि हमारा बच्चा कब खेलना चाह रहा है, उसे कब आवश्यकता है। हमें अपने सुविधा के अनुसार उसको प्रेरण नहीं देना है, बल्कि उसके विकास के लिए उसको प्रेरण देना है। तो ये भी एक कला होती है। एक तो बच्चे के अनुसार, बच्चे को जब आवश्यकता है, और हमें इसे निरंतर, जिसे हम कहते हैं रोज देने की आवश्यकता होती है। क्या होता है, कभी हमारा मन हुआ हमने खेला, कभी हमारा मन नहीं हुआ तो हम उसके साथ नहीं खेल रहे हैं। तो इससे जो है उतना अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। मान लीजिए हम बच्चे को कहानी सुना रहे हैं, ये भी एक अच्छा प्रेरण है। हमें लगता है बच्चे को भाषा नहीं आती, पर बच्चे को अपनी ही तरह से भाषा समझ में आती है, और जब हम उससे वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसे बहुत अच्छे प्रकार से समझता है।
तो हम उसे कहानी सुनाएँ, लोरी सुनाएँ या गाना सुनाएँ, ये आवश्यक है कि रोज़ सुनाएँ। रोज़ 10 मिनट हम उससे बातचीत करें या उसे कहानी सुनाएँ या उसके साथ हम कह सकते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हमने किया वो हम बातें करें, तो बच्चा खुश होकर हमें देखता है, हमारी आवाज़ को पहचानता है, स्पेशली माँ की आवाज़ को तो ज़रूर पहचानता है। तो ये एक अच्छा प्रेरण है, पर ये ज़रूरी है कि क्या हम रोज़ करते हैं? या एक आध बार करके हमने छोड़ दिया। तो यही सब बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं ट्रस्ट की या हम कहते हैं विश्वास की। कई बार क्या होता है मान लीजिए हमारी महिलाएँ हैं गाँव की, हमने जब बातचीत की तो हमें ये पता चला। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे कार्य हैं, ज़ाहिर-सी बात है हमें घर के भी काम करने होते हैं और घर का काम करते-करते कभी-कभी हम उसमें व्यस्त हो जाते हैं। मान लीजिए कोई बर्तन साफ कर रहा है या कोई कपड़े धो रहा है, उसे एक बच्चा रोने लगा। बच्चे को आपकी आवश्यकता है किसी कारण से हो सकती है। हो सकता है उसकी नैपी गीली हो गई हो सकता है उसे भूख लगी हो या हो सकता है इन दोनों के अलावा उसका मन हो कि कोई उसे गोद में ले, स्पर्श करे, प्यार करे, वो इसलिए रोने लगता है। तो आवश्यक है कि हम तुरंत जाकर बच्चे को उठाएँ और बच्चे को जो वात्सल्य चाहिए या उसे चाहिए कि उसे शांत करने की आवश्यकता है, उसे भूख लगी है तो दूध चाहिए या उसे सिर्फ़ गोदी और प्यार चाहिए, तो जो भी चाहिए उसको हम तुरंत जो है वो प्रदान करें। पर कई बार क्या होता है जब हम कार्य कर रहे होते हैं तो हमें लगता है चलो बर्तन धो रहे हैं तो पूरा धो लेते हैं या कपड़े साफ कर रहे हैं तो उसको करके फिर उठा लेंगे, थोड़ी देर रो रहा है तो रोने दो। और बच्चा जो है 10-15 मिनट रोता रहता है, हम अपना कार्य जो है वो ख़त्म करके फिर उसके पास जाते हैं। तो ये एक अच्छी हम कह सकते हैं प्रैक्टिस या अच्छा प्रचलन नहीं है। बच्चा जो होता है जब छोटा होता है तो उसकी एक पुकार पर उसको चाहिए कि हम उठाएं ताकि उससे भरोसा हो कि हमारा जो मेरा जो वातावरण है, मेरा जो परिवेश है, वो हम कह सकते हैं उस पर वो भरोसा कर सकता है, उस पर वो यकीन कर सकता है। तो आगे चलकर उसका भरोसा जो है वो और सुदृढ़ होगा। तो ये आवश्यक है। आप मान लीजिए अगर व्यस्त हैं तो घर का कोई सदस्य है उससे कह दीजिए वो उठा ले बच्चे को, वो उसको चुप करा दे या आपका कार्य वो कर ले और आप उसको चुप करा लें। तो ये छोटी-छोटी बातें होती हैं पर इनका असर बच्चे के ऊपर बहुत गहरा पड़ता है। तो आज हम आपको अभी स्लाइड्स के ज़रिए हमने जब आपसे मुलाकात की थी तो आपको इसी तरह के बहुत सारे क्योंकि हर उम्र के अलग प्रेरण होते हैं, है ना? जैसे आपको एक उदाहरण दें जो बच्चा जब बहुत छोटा होता है, पैदा हुआ रहता है, 1-2 महीने का होता है तो 3 महीने तक उसकी दृष्टि इतनी अच्छी जो है वो नहीं बनी होती और उसे 8 से 10 इंच की दूरी पर जो चीज़ें हैं वो साफ नज़र नहीं आती। तो तब हम बच्चे को अपने पास लेकर अगर थोड़ा-सा सिर्फ़ 8-10 के इंच के डिस्टेंस पे दूरी पर अगर उससे हम बातचीत करते हैं उसके साथ मेबी वार्तालाप करते हैं या कुछ चेहरे बनाते हैं तो उसको हम दिखेंगे और समझ में आएँगे। और अगर वो डिस्टेंस या हम दूरी बहुत ज़्यादा होगी तो उतना प्रभावित उसको नहीं करेगा। तो ये कुछ बातें होती हैं पर बच्चा मान लीजिए 6 महीने का, 1 साल का हो गया तब उसकी दृष्टि जो है वो परिपक्व हो गई अच्छे से उसको साफ दिखने लगा तब हम दूरी से भी उसको बॉल दिखाएँगे या कोई आकर्षक वस्तु दिखाएँगे तो वो उसके लिए प्रतिक्रिया देगा। तो हर अपनी जो हम कह सकते हैं उम्र है उसकी कुछ विशेष प्रेरण हैं जो हमें देने चाहिए और उससे बच्चे का विकास अच्छा होता है। तो अब हम आपको स्लाइड के माध्यम से बताते हैं कुछ ऐसे ही हम कह सकते हैं इंटरेस्टिंग रुचिकर जो है एक्टिविटीज़, खेल क्रियाएँ जिनको करके हम बच्चों के साथ जो है अच्छा प्रेरण उनको दे सकते हैं। इसके अलावा हम आपको संपूरक आहार या जब 6 महीने तक माँ का दूध बहुत आवश्यक होता है। देखिए हमारी जो आंगनवाड़ी जो हमारी कार्यकर्ता जो महिलाएँ हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई जब हमने 300 महिलाओं से बात की, तो काफ़ी स्तर तक जो महिलाएँ थीं उनको माँ के दूध की उपयोगिता और उसका महत्व जो है वो अच्छे से पता था। तो वो हमें कोशिश करनी है। लेकिन माँओं को ये नहीं पता कि 6 महीने के बाद जो है माँ के दूध के अलावा भी बच्चे की ज़रूरत बढ़ जाती है और वो हमको ऊपरी आहार से उसको देना होता है जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी कहते हैं। उसके कारण बच्चों में बहुत कुपोषण पाया जाता है। तो उसके बारे में भी हम आपको इसी वीडियो के ज़रिए आगे बताएँगे।
आरंभ करते हैं प्रारंभिक प्रेरण से। हम आपसे ये बात कर रहे थे कि जो बच्चा है उसके लिए सिर्फ निद्रा यानी जो सोने की अवधि होती है वो अच्छे प्रकार से सो रहा है और पोषण उसे हम दे रहे हैं यानी माँ का दूध उसे हम दे रहे हैं, या अगर 6 महीने के उपरांत की बात है तो उसे हम ऊपरी आहार ठीक से दे रहे हैं, तो हमें लगता है कि जो बाल विकास के लिए आवश्यक है वो हम कर रहे हैं। पर एक महत्वपूर्ण अंग जो है बाल विकास का वो प्रारंभिक प्रेरण भी है, जो बच्चे के मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या और भी जो हमारे विकास है उन सब के लिए आवश्यक है, उसे हम भूल जाते हैं। इसीलिए हम आज इस विषय पर विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं कि ये प्रारंभिक प्रेरण क्या होता है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो शिशु प्रेरण या हम कह सकते हैं बच्चों की इंद्रियों को उत्तेजित करना जो है वो क्यों आवश्यक है। जो बच्चे हैं इससे उनका सिर्फ शारीरिक विकास नहीं बल्कि मानसिक विकास जिस पर हम बार-बार जोर दे रहे हैं, वो इन प्रेरण की जो गतिविधियाँ हम करते हैं, उसके द्वारा उसे हम अच्छे प्रकार से जो हम कह सकते हैं गति दे सकते हैं। उसे अच्छे से हम जो है उसमें अपनी मदद जो है वो शामिल कर सकते हैं कि बच्चे का मानसिक विकास जो है वो अच्छे प्रकार से हो। तो ये जो प्रेरण की गतिविधियाँ हैं उसमें शामिल होता है शिशु की दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, स्वाद, गंध की भावनाओं को उत्तेजित करना, और उसके द्वारा जो है हम ये कोशिश करते हैं कि जो ब्रेन हमने अभी बात की थी मस्तिष्क की, उसकी संरचना हमने थोड़ी आपको समझाने का प्रयास किया था कि कैसे उसमें ये जो छोटे-छोटे न्यूरॉन जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएँ होती हैं, वो आपस में जुड़ती हैं, उनमें कनेक्शंस बनते हैं। देखिए इसकी जटिलता में हम नहीं जाएँगे, बस हम अपनी माताओं और बहनों को इतना समझाना चाहेंगे कि हम ये मस्तिष्क देख रहे हैं, इसमें ये कोशिकाएँ हैं, जो आपस में जैसे तार जुड़े होते हैं, उस तार को समझिए जोड़ने का काम जो दिमाग है वो कर रहा होता है। और अगर इसे हम चाहते हैं कि ये अच्छे प्रकार से हो, तो क्योंकि ये जो है हमारा बच्चे के जन्म से लेके 3 वर्ष तक जो इसका कार्य है वो बड़ी प्रगति से होता है और संपूर्ण होने की दशा में पहुँच जाता है। तो हम जब अच्छा प्रेरण बच्चों को देते हैं, तो ये जो कनेक्शंस बनते हैं, ये और प्रभावी ढंग से बनते हैं। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि अक्सर क्या होता है, हमें लगता है कि हमने बच्चे को एक बार कहानी सुना दी या एक बार उसे कुछ हमने उसके साथ खेल लिया, प्रेरण दे दिया, तो हमारा ये कनेक्शन बन गया, आगे हमें देने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। ये जो कनेक्शंस हम देख रहे हैं, जो जुड़ाव देख रहे हैं, ये प्रूनिंग नाम की प्रक्रिया से अगर उससे हम दोबारा बच्चे को वो अनुभूति नहीं देते, तो वो ख़त्म हो जाता है। वो जो है हम कह सकते हैं ब्रेन उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो प्रेरण ये भी ज़रूरी है कि उसको अगर हम जो है रेगुलर तरीके से या हम कह सकें उसको हम प्रतिदिन देते हैं, बार-बार उसको हम जो है रिपीट करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा बेहतर होता है जब उसको हम नियमित रूप से देते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि प्रेरण सिर्फ देना भी नहीं है बल्कि उसको हमें लगातार हर दिन एटलीस्ट आधा घंटा या 10-15 मिनट जो हम क्रियाएँ हैं उसके लिए समय निकालें और बच्चे के साथ वो जो समय है वो हम व्यतीत करें। अब ये जो प्रारंभिक उत्तेजना है, उसमें हमें बहुत सारी बातों का ध्यान भी रखना है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि उसे हम किस प्रकार से दें। उसको भी हम आपसे उस पे भी चर्चा करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि सिर्फ़ मानसिक विकास का जो संरचना है, वो हमने आपको समझा दी कि कैसे होती है और क्यों आवश्यक होता है प्रेरण। अब हम आते हैं शारीरिक विकास पे। जब हम ये खेल क्रियाएँ करते हैं, तो सिर्फ़ मानसिक विकास नहीं, बल्कि बच्चे का शारीरिक विकास भी अच्छे से होता है, बढ़िया से होता है। तो अगर हम शारीरिक विकास की बात करें तो उसमें हमारी सूक्ष्म मांसपेशियाँ होती हैं जिन्हें हम फाइन मोटर मसल्स भी कहते हैं, और बड़ी मांसपेशियाँ भी होती हैं। तो दोनों के लिए जो है ये जो हमारी गतिविधियाँ हैं, खेल क्रियाएँ हैं, वो बच्चे की मदद करते हैं। तो जो सूक्ष्म मांसपेशियाँ हैं यानी हमारी उँगलियों की के जो हम कह सकते हैं मांसपेशियाँ हैं, है ना? तो हमारी जो पैर की उँगलियाँ हैं या हाथ की जो उँगलियाँ हैं, तो इनको हम कहते हैं ना महीन काम करते हैं, इससे हम कोई चीज़ पकड़ते हैं, तो वो अच्छे से जो है बच्चे की पकड़ हो और बच्चे की जो मांसपेशियाँ उँगलियों की हैं वो अच्छे से हम कह सकते हैं विकसित हों, उसमें मदद करती हैं हमारी वो गतिविधियाँ जिसमें बच्चे अपने हाथ का, अपनी उँगलियों का प्रयोग करते हैं। तो हम उन्हें छोटे खिलौने देते हैं जिससे वो उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे ये जो चित्र है इसमें बच्चे ने प्लेट पकड़ रखी है या ये ब्लॉक्स पकड़ रखे हैं प्लास्टिक के, जो खेलने के लिए आते हैं। और तो इस तरह से कोई भी चीज़ बच्चा पकड़ता है तो जो उसके हाथ के हम कह सकते हैं हथेली की और उँगलियों की जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियाँ हैं, वो ज़्यादा अच्छे से जो है वो क्रिया मदद करती है उनके विकसित होने में।
तो इनको हम कहते हैं फाइन एक्टिविटीज़ या सूक्ष्म गतिविधियाँ, जो बच्चों के साथ हम अलग-अलग प्रकार के खेल खेल कर, जिसमें वो किसी वस्तु को जानने की, छूने की, पकड़ने की कोशिश करते हैं, अपने हाथों का प्रयोग करके, उँगलियों का प्रयोग करके, तो वो सब हमारी जो है फाइन एक्टिविटी के अंदर आती हैं। और बच्चा जब थोड़ा-थोड़ा बड़ा होता है, यानी जब बच्चा पेंसिल पकड़ने लायक हो जाता है, 1.5 से 2 साल का हो जाता है, और वो रंगों को, क्रेयॉन को, या मान लीजिए जो आपकी खड़िया है उसको पकड़कर कुछ लिख सकता है, लकीरें खींच सकता है, तो हम और भी जो है अच्छी-अच्छी पढ़ने लिखने से संबंधित यानी जिसमें हम पेपर और पेंसिल और रंगों का प्रयोग कर सकें, वो भी बच्चों को देते हैं, और वो क्रियाएँ भी कराते हैं, जिससे जो बच्चों की उँगलियाँ हैं, जो उसकी सूक्ष्म मांसपेशियाँ हैं, वो अच्छे से विकसित होती हैं। तो इस तरह से छोटे जो हमारे ब्लॉक्स के खिलौने हैं, या जो छोटी वस्तुएँ हैं जिनको बच्चों पकड़ के खेलते हैं, उससे हम इसका आरंभ करते हैं। जब बच्चा 6-7 महीने का हो जाता है, उसकी जो पकड़ है उँगली की वो थोड़ी-सी मजबूत हो जाती है, वो खिलौनों को पकड़ कर उनसे खेलना शुरू कर देता है। तो उनको हम विभिन्न प्रकार की छोटी-छोटी वस्तुएँ देते हैं जिनसे वो खेल सकें। और उस प्रकार फिर हम आगे बढ़ते हैं, और जब बच्चा जो है हम कह सकते हैं कि पेंसिल को या रंगों को पकड़ने लगता है, तो हम पेपर पे भी बहुत सारी गतिविधियाँ उससे करा सकते हैं, जैसे लाइन खींचना या रंग भरना, और जो पेपर है उन चित्रों को चिपकाना किसी और पेपर पर, किसी और कागज़ पर। तो इस तरह की बहुत सारी जो हमारी कला से संबंधित गतिविधियाँ हैं, वो भी हम बच्चों के साथ कर सकते हैं। अब हम आते हैं ग्रॉस मसल्स पर, या हम कह सकते हैं जो बड़ी मांसपेशियाँ हैं बच्चों की, उनको विकसित करने के लिए हमें भी बच्चों को बहुत सारे ऐसी गतिविधियाँ हैं जो हम बच्चों को करा सकते हैं। जैसे उसमें से कुछ हमने आपके सामने चित्रों में के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे बच्चा नृत्य करता है, जो संगीत है, म्यूज़िक है, वो बच्चों को अक्सर बड़ा आकर्षित करता है। अगर हम कोई अच्छी सी धुन लगा दें, कोई गाना लगा दें, रेडियो, टेलीविज़न के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, या फिर हम खुद गाएँ, तो बच्चा उस पे ठुमकना, उस पे हिलना-डुलना, और धीरे-धीरे नृत्य की जो विभिन्न हम कह सकते हैं पोज़ेज़ होते हैं, उनको करना हमें दिखाने लगता है। और हम भी बच्चे के साथ नृत्य करते हैं, तो हम हमें भी देखकर वो सीखता है। तो उसमें जब अपने शरीर का प्रयोग करता है, अपने हाथों-पैरों का प्रयोग करता है, तो वो एक अच्छा हम कह सकते हैं क्रियाकलाप है बड़ी मांसपेशियों के विकसित होने के लिए। उसी प्रकार जो बाहर के खेल हैं, चाहे गिल्ली-डंडा है, क्रिकेट है, या बैडमिंटन है, या छुपन-छुपाई है, दौड़ना है, पकड़ना है, जिसमें भी बच्चा अपने हाथों-पैरों का प्रयोग करे, जिससे बच्चा बैठे, बकैया चले, खड़ा हो, या दौड़े, तो ये सारी जो विभिन्न गतिविधियाँ हैं और वो खेल क्रियाएँ जिसमें इनका हम प्रयोग कर सकते हैं, वो सब बच्चों के बड़े मांसपेशियों के विकसित होने में मदद करती है। तो ये सारी खेल क्रियाएँ भी हम बच्चों के साथ कर सकते हैं। सूक्ष्म जो हमने कहा जो मांसपेशियाँ हैं उनके विकास के लिए, इसके अलावा और भी कई सारी गतिविधियाँ हैं जो हम कर सकते हैं। जैसे एक बड़ी हम कह सकते हैं रोचक प्रक्रिया है, वो है प्ले डो, या जिसे हम क्ले मॉडलिंग कहते हैं। गाँव में देखा होगा हमने, चीनी मिट्टी हम बच्चों को अक्सर देते हैं, उससे वो खिलौने बनाते हैं, कोई-कोई आकार बनाते हैं, तो उससे अपनी उँगलियों का प्रयोग करते हैं, और अच्छे से जो हम कह सकते हैं सूक्ष्म मांसपेशियाँ हैं वो विकसित होती हैं। पर ये जो चीनी मिट्टी है या इस प्रकार का सामान जब उन्हें हम देते हैं, तो बच्चा जब समझदार हो जाए, अक्सर 3 से जो 6 वर्ष की अवस्था होती है जिसमें वो समझ जाए कि इसे मुझे मुँह में नहीं डालना है, ये नुकसानदायक है, तभी हम उसको देते हैं। जो छोटे बच्चे हमारे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो 3 वर्ष तक के ही बच्चे हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो उनको अक्सर हम अगर आटे का जो गूँथा हुआ आटा है उसकी लोई दे दें, और उससे हम उनसे कहें कि वो अलग-अलग आकृतियाँ बनाएँ, और उसको गोल-गोल करके लंबी-लंबी जो भी हम स्नेक के फॉर्म में यानी साँप के फॉर्म में बनाएँ, या लड्डू बनाएँ, या कटोरी बनाएँ, जो भी चीज़ें हम उनको सिखाएँ, तो वो ज़्यादा हम कह सकते हैं सुरक्षित होगा, क्योंकि बच्चे अक्सर जो पैदा होने से 3 वर्ष की अवस्था है उसमें जो भी सामान उनको हम देखते हैं वो मुँह में डालने की प्रवृत्ति होती है, वो मुँह में डालते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम उनको दें खेलने के लिए सामान, वस्तु, वो सुरक्षित हो, और हमारी निगरानी में ही हम ये जो गतिविधियाँ हैं वो बच्चों के साथ करेंगे। इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम आते हैं थंब प्रिंटिंग, यानी जो बच्चों के अंगूठे हैं या
उँगलियाँ हैं, उनसे भी हम बच्चों के साथ बहुत सारी गतिविधियाँ कर सकते हैं। उनमें रंग लगाकर हम कागज़ पर उसका जो है चिन्ह जो है वो बनवा सकते हैं, उनके अंगूठों का, उनकी उँगलियों का या उनके पूरे हाथ का। तो इसमें भी हाथों का, उँगलियों का देखिए प्रयोग हो रहा है। ये कुछ गतिविधियाँ हम आपसे उस पे चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार जो माएँ होती हैं, वो अपने में बड़ी काल्पनिक और बड़ी हम कह सकते हैं गूढ़ी होती हैं। तो आप खुद से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख सकते हैं, जो हम बच्चों को दे सकते हैं क्रियाएँ करने के लिए। जैसे हमने मान लीजिए हमारे पास सब्जियाँ हैं, आलू हमने काटा और आलू में हमने गोद कर कोई डिज़ाइन बना दी या कुछ लिख दिया और बच्चे को रंग दे दिया। बच्चा रंग में उसको डिबोकर जब कागज़ पर चिन्ह बनाता है, तो वो भी बड़ी सुंदर प्रक्रिया है जो हम कर सकते हैं, खेल है जो हम बच्चे के साथ कर सकते हैं। अब बच्चा जब बड़ा समझदार हो जाए तब उसे हम प्लास्टिक की या जो हम सेफ कहते हैं, कैंची होती है, उससे कागज़ काट कर विभिन्न जो है आकार बनाने को दे सकते हैं। पर ध्यान रखें ये बच्चा जब बड़ा हो जाए और वो कैंची के साथ सुरक्षित काम कर सके या हम उसकी मदद करें, उसको हम आकार काट कर दे दें और वो सिर्फ़ चिपकाए तो बेहतर होगा। इसके अलावा हम स्पॉन्ज आता है जो पानी सोखता है, रंग सोखता है, उसका टुकड़ा ले सकते हैं या अगर नहीं हमारे पास तो कोई साफ-सुथरा और थोड़ा कोमल कपड़ा हो वो हम बच्चे को दे दें और 1 बाल्टी पानी गर्मियों में ये एक्टिविटी हम करा सकते हैं। उसकी साइकिल है, उसका टेबल या उसके खिलौने हैं, वो आप दे के उसे बिठा दीजिए और कह दीजिए इसको साफ करना है। तो वो उसको जो है उसको एक खेल के प्रकार से करेगा और उसमें जो उसके हाथों का, उँगलियों का प्रयोग है वो करेगा और वो अच्छा है उसके विकास के लिए। ऐसे ही ब्लॉक्स बिल्डिंग ब्लॉक्स अभी हमने आपको चित्र दिखाया था जिसमें जो बच्चा है वो एक ब्लॉक पकड़े हुए है। देखिए ये जो है इसको हम ब्लॉक्स कहते हैं। तो ये जोड़-जोड़ कर बच्चे विभिन्न आकृतियाँ बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं या अलग-अलग जो हम टावर बनाते हैं, तो वो बड़ा अच्छा खेल है जिसमें उँगलियों का प्रयोग होता है और हम बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे जब थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो हम उनको धागे वाला गेम खिला सकते हैं। धागे में मोतियाँ डालनी हैं या कुछ वस्तुएँ डालनी हैं जिनमें छेद हो और तो उसमें भी हाथों का, उँगलियों का प्रयोग होगा तो बच्चे उस गतिविधि को करते हैं। ये सूक्ष्म गतिविधियों के अंतर्गत आता है। अभी हमने आपसे बात की बड़ी मांसपेशियों के विकास की, तो उसके अंदर हमने आपसे बात की कि बाहर के जो भी खेल हैं, ग्राउंड के, जिसमें बच्चा झूला झूले या नृत्य करे या भागने, दौड़ने, कूदने वाले जो खेल हैं, उनको खेले, तो वो सब जो हैं, वो बच्चे के बड़ी मांसपेशियों के विकास में मदद करता है। तो ये हमारी हो गई ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ या बड़ी मांसपेशियों के लिए जो गतिविधियाँ होती हैं। अब हम आते हैं प्रेरण प्रक्रियाओं पर जिसकी हम विशेष तौर से बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दृष्टि यानी जो दृष्टि प्रेरक कार्यकलाप होते हैं जिसमें हमारी देखने की जो बच्चे की देखने की क्षमता है उसका प्रयोग होता है। उससे रिलेटेड उससे संबंधित क्या क्रियाएँ हम बच्चों को करा सकते हैं उस पर जो है हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए दृष्टि जो है सबसे पहली बात जब बच्चा छोटा-सा पैदा होता है, 1 महीने का होता है, तो लगभग 3 महीने तक उसकी जो दृष्टि है वो उतनी अच्छी नहीं होती है और उसे जो चीज़ें हैं, दूर की जो चीज़ें हैं वो इतने साफ़ हम कह सकते हैं रूप में नहीं दिखती हैं, धुंधली दिखती हैं। तो तब हम ऐसी गतिविधियाँ करें जिसमें हम बच्चे से 8 से 10 इंच की बस दूरी पर हों, उसके पास हों तब जो हम खेल क्रियाएँ उसके साथ करेंगे वो उसको ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं नज़र आएगी और वो उसको जो है उसको मज़ा आएगा उसमें। तो देखिए एक चित्र हम आपको दिखाते हैं इसमें जो है बच्चे से हमारी जो दूरी है वो 8 से 10 इंच की ही होगी। तो बच्चा ध्यान से हमारे चेहरे को देख रहा है, पहचान रहा है और हमारे को अपना जो है हम कह सकते हैं रिस्पॉन्स कहें या जो प्रतिक्रिया है वो बच्चा हमको देता है। तो ये हम ध्यान रखें जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनसे उनसे अगर हम पास जाकर जब हम उनके साथ बातें करें या कोई भी खेल क्रिया करें, कुछ चेहरे बनाएँ, तो वो उसे पहचान पाते हैं और उसका जो हमें रिस्पॉन्स है या उसकी जो प्रतिक्रिया है वो हमें मिलती है। और एक और बात ध्यान रखें जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको विपरीत जो विरोधी रंग हैं वो ज़्यादा साफ तौर पे दिखते हैं और उनको हम कह सकते हैं आकर्षित करते हैं। तो मान लीजिए जो हमारी बेड शीट है जिस पे या बिस्तर है जिस पे हम बच्चे को लिटा रहे हैं या उस पे उसको खेल क्रियाएँ करा रहे हैं या उसकी चटाई है, उसका मैट है तो वो जब विरोधी रंग का होता है तो वो उसको ज़्यादा आकर्षित करता है, वो उसको छूने की कोशिश करता है, उसको देखकर वो जो है आकर्षण
उसमें पैदा होता है। तो जैसे मान लीजिए सफ़ेद है, उस पे काले रंग का कुछ हो, पैटर्न बना हो, या काली बेडशीट है, उस पे सफ़ेद रंग बना हो, या नीला है, उस पे पीला बना हो, पीले पे नीला, जो विरोधी रंग रहते हैं, तो बच्चे को ज़्यादा जो है वो अच्छे प्रकार से जो है आकर्षित करते हैं, उसको नज़र आते हैं। ऐसे ही हम अगर रंगीन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जो थोड़ा-सा हम कह सकते हैं गाढ़े रंग होते हैं, वो बच्चों को ज़्यादा आकर्षित करते हैं। इसीलिए जो बच्चों का कमरा है, वो हम रंग-बिरंगा रंगी चीज़ों से, जैसे कोई जो अगर पेंटिंग हम लगा रहे हैं, कोई चित्र हम लगा रहे हैं, वो रंग-बिरंगा है और विपरीत रंगों से है बना हुआ, तो बच्चे की नज़र जो है उस पर जाएगी, वो उसको अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। और एक और चीज़ का हम ध्यान रख सकते हैं कि जो हमारे रूम की सजावट की चीज़ें हैं, या पर्दे हैं, या बेडशीट है, या जो भी वस्तुओं का हम प्रयोग कर रहे हैं, उस पे बड़े बड़े पैटर्न अगर बने रहते हैं, यानी जो बड़े आकार हैं, वो उसको ज़्यादा दिखते हैं इसकी अपेक्षा कि छोटी-छोटी डिज़ाइन बने हों, तो वो बच्चों को उतनी नज़र नहीं आती, ध्यान से आकर्षित नहीं करती। तो जो बड़े-बड़े पैटर्न हैं, वो ज़्यादा उसको आकर्षित लगते हैं। तो हम अब बच्चे का जो कमरा है, वो अगर हम दृष्टि प्रेरण की बात करें, तो उसमें हम ऐसी चीज़ें, वस्तुएँ, मान लीजिए बच्चे का पालना है, तो उसके ऊपर हम कोई रंग-बिरंगा खिलौना टाँग सकते हैं, जो हवा से हिले तो बच्चे की नज़र उस पर जाएगी, बच्चा उसको देखेगा, उसके प्रति आकर्षित होगा। ऐसे ही हम बॉल देख रहे हैं, रंग-बिरंगी है, तो कोई भी चीज़ जो थोड़ा विपरीत रंगों में हो, बड़ी हो, वो बच्चों को आकर्षित करती है और अच्छा दृष्टि प्रेरक के तौर पर उन वस्तुओं का हम प्रयोग बच्चों के साथ कर सकते हैं। अब हम आते हैं कुछ जो है हमारी रोचक खेल क्रियाएँ जो दृष्टि से रिलेटेड हैं, और वो हम बच्चों से संबंधित हैं दृष्टि से, और वो हम बच्चों के साथ कर सकते हैं। तो देखिए एक बड़ा जो है हम कह सकते हैं रोचक खेल है छुपन-छुपाई का। तो हमारी जो माताएँ हैं, बहनें हैं, वो दुपट्टा ले लें अपना, साड़ी का आँचल ले लें, या कोई रुमाल ले लें, या तकिया ले लें। उसके उसके पीछे हम छुप जाएँ और फिर बच्चे के सामने आ जाएँ। तो ये जो खेल क्रिया है, बच्चा बड़ा प्रसन्न होता है और बहुत मन से इसको खेलता है। तो ये एक खेल क्रिया है जो हम बच्चे के साथ कर सकते हैं। खेल क्रियाओं को करते वक़्त हमें एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि हमें खेल क्रिया सिर्फ़ इसलिए नहीं करनी क्योंकि हमने आपको बताया, या बच्चे के विकास के लिए अच्छा होता है ऐसा किसी ने बताया। हमें ये भी ध्यान रखना है कि किन बातों को ध्यान में रखते हुए खेल क्रिया का प्रारंभ करना है। तो एक चीज़ हम ये ध्यान रखें, हमने पहले भी कहा था हम अपनी सुविधा के अनुसार कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारा मन खेलने का है तो हम चल दिए, ऐसा नहीं करना है। बच्चे का पेट भरा होना चाहिए, बच्चा बीमार ना हो, बच्चा ऐसा ना हो उसको कोई कष्ट है, वो परेशान है, वो रो रहा है, वो विचलित है, और हम ज़बरदस्ती उसके साथ खेल किया कर रहे हैं, तो ये कभी नहीं करना। हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चा खेलने के मन में होना चाहिए, उसका मूड होना चाहिए, उसका मन होना चाहिए, वो खिलखिलाता हुआ, हँसता हुआ जो है आरामदायक जो है अवस्था में होना चाहिए, कोई उसे कष्ट ना हो, तभी हम खेल क्रिया उसके साथ करेंगे। दूसरी चीज़ जो हमारा वातावरण है उसका हमें ध्यान रखना है कि कोई भी वस्तु जो हम यूज़ कर रहे हैं बच्चे के साथ खेल क्रिया में, वो बच्चे को नुकसान ना पहुँचाए। ऐसी वस्तु हम उसे ना दे दें जो मान लीजिए ऐसे रंग हैं जो विषाक्त हैं, या जो अच्छे नहीं हैं, वो बच्चे ने मुँह में डाल दिया। तो जो भी वस्तुओं का प्रयोग हम करेंगे, वो साफ-सुथरी और हम कह सकते हैं सुरक्षित होनी चाहिए, और हमेशा अपनी निगरानी में। हम कोई ये चीज़ देकर ऐसा नहीं कि वहाँ से हट गए और बच्चा खेल रहा, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मान लीजिए नुकीली चीज़ है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि सुरक्षित जो जो सामग्री है उसका प्रयोग करना है, साफ-सफाई का ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे अक्सर चीज़ों को मुँह में डाल देते हों। तो ये हो गई हमारी दृष्टि प्रेरण की एक गतिविधि। अभी हमने खिलौनों की भी बात की थी, जो विपरीत रंग वाले खिलौने होते हैं, वो बच्चों को ज़्यादा आकर्षक करते हैं, तो उनका उपयोग हम वस्तुतः कर सकते हैं। एक और खेल क्रिया है जिसमें हम बच्चों को आकार जो है ना, आकार कोई छोटी है, कोई बड़ी है, वो भी बच्चों को जो है सोचने पर हम कह सकते हैं बच्चा जब उसको देखता है तो वो जो है उस पर वो कोशिश करता है उसको समझने की, जानने की, वो मस्तिष्क विकास के लिए एक अच्छी खेल क्रिया है। तो मान लीजिए हमने उसको एक बड़ा-सा डिब्बा दे दिया और एक छोटा डिब्बा दे दिया, और खिलौने दे दिए, जो खिलौने हैं वो छोटे डिब्बे में डालो, और जो बड़े खिलौने हैं वो बड़े डिब्बे में डालो। तो
ये एक खेल क्रिया हो गई जिसको वो मज़े से करेगा भी और उससे वो सीखेगा भी। अगर हमारे पास डिब्बे नहीं हैं, हम बर्तनों का उपयोग कर सकते हैं। हमारे पास कटोरी, उससे बड़ी कटोरी, बड़े कटोरे, अलग-अलग जो है आकार के अगर बर्तन हैं 3-4 तो हम वो उसको दे सकते हैं। तो वो सबसे बड़े में फिर उससे छोटा डालेगा, फिर उससे छोटा डालेगा। कभी डाल पाएगा, कभी नहीं डाल पाएगा। तो जब वो खेल क्रिया करेगा तो बच्चा उसमें आकार के बारे में सीखेगा, समझेगा देखकर और कोशिश करेगा। तो ये भी एक अच्छी खेल क्रिया है, अगर हम उनको दे दें तो बच्चे उसमें जो है उनका मन लगता है और वो खेलते हैं। इसके अलावा तस्वीरों के माध्यम से भी हम बच्चों को खिला सकते हैं। अगर पर याद करें कि जो किताबें हैं अभी बच्चों को, क्योंकि अक्षर का ज्ञान नहीं है, तो जो चित्रों से भरी किताबें हैं वो बच्चों को ज़्यादा आकर्षित करती हैं। तो वो किताबें जिसमें बड़े-बड़े चित्र बने हों और बच्चे उसको देखकर बताएँ कि ये क्या है, उनका प्रयोग हम कर सकते हैं और बच्चे उसको बड़े मन से खेलते हैं। एक अच्छी खेल क्रिया वो होती है। तो जो भी वस्तुएँ हमारे वातावरण में हैं उनका हम प्रयोग कर सकते हैं और इस तरह की किताबों का भी प्रयोग कर सकते हैं जिसमें चित्र हों और बच्चे उसको देखकर सीखें और हमें बताएँ। इसके अलावा एक और बड़ी हम कह सकते हैं रोचक क्रिया है जिसके लिए हमें किसी समान वस्तु की आवश्यकता नहीं है। हमारी जो प्रकृति है उससे बड़ा हम कह सकते हैं कोई जो है गुरु नहीं होता, कोई शिक्षक नहीं होता और बच्चे उससे जितना सीखते हैं शायद ही किसी से सीखते हों। तो हमें कुछ नहीं करना है, बच्चा चाहे 6 महीने का हो, 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3, ये हम हर उम्र के बच्चों के साथ कर सकते हैं। उन्हें हमें गोद में लेकर या फिर अगर आपके पास जो गाड़ी है, प्रैम्प है जिसमें आप बच्चे को बिठाकर ले जा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो गोद में भी लेकर जा सकते हैं। अगर छोटा है बच्चा, चलने अगर योग्य हो गया है तो उँगली पकड़कर उसको हम साथ में लेकर जा सकते हैं। किसी भी बाग बगीचे में पार्क में या अगर खेत खलिहान हरा-भरा है तो हम उसमें ले जा सकते हैं। तो वहाँ पर इतनी सारी जो प्राकृतिक वस्तुएँ होती हैं, वस्तुएँ क्या हम कह सकते हैं, पेड़-पौधे, वनस्पति और पशु-पक्षी होते हैं, जो बहुत अच्छा प्रेरण का काम करते हैं और बच्चा उनको देखकर बहुत जो है हम कह सकते हैं लाभान्वित होता है, क्योंकि बड़े अच्छे प्रेरण वो आँख के लिए होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के फूल हो गए, तितलियाँ हो गईं, मान लीजिए गिलहरियाँ हैं, जो हमारे ये पशु-पक्षी हैं, चिड़ियाँ हैं, ये चहक रही हैं, कूद रही हैं, गिलहरी यहाँ से वहाँ जा रही है, बच्चे उनको देखते हैं, तो वो बड़े अच्छे प्रेरण होते हैं उनके लिए। तो प्रकृति का भी हम उपयोग कर सकते हैं बच्चों को दृश्य प्रेरण देने के लिए। ये एक अच्छी बहुत प्रक्रिया है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। हमने कुछ ही क्रियाएँ इस वीडियो के माध्यम से आपसे उस पर चर्चा की है। ऐसी अनेक जो है दृष्टि से संबंधित जो हैं प्रक्रियाएँ हैं जो आप कर सकते हैं, स्वयं भी कर सकते हैं और जो है इस तरह के जो हमारे टीचिंग वीडियोज़ हैं उसके माध्यम से भी देखकर उनको आप कोशिश कर सकते हैं। पर हमें जो हमने बातें कही कि सुरक्षा का विशेष ध्यान हमेशा रखना है इन गतिविधियों को करते वक़्त और ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे का मन हो उस गतिविधि में संलग्न होने का, वो खुश हो, वो हम कह सकते हैं आरामदायक स्थिति में हो और वो उससे उसको मज़ा आए, वो एन्जॉय करे उस खेल क्रिया को, तभी उसे हमें उसके साथ करना चाहिए। अब हम आते हैं जो हमारा दूसरा क्षेत्र है प्रेरण का, श्रवण गतिविधियाँ यानी सुनने के माध्यम से उसका उपयोग करके क्या हम गतिविधियाँ बच्चों के साथ कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने नाम से ही हमें पता चल रहा है श्रवण यानी सुनने की क्षमता। तो देखने से पहले बच्चे के अंदर सुनने की क्षमता आती है, ये हम सबको पता होना चाहिए, है ना? हमारी जो लोक कथाएँ भी हैं, जो हमारी हम कह सकते हैं हमारी जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं, हमारी लोक कथाएँ हैं या हमारे जो ग्रंथ हैं, उनमें भी इसका कई बार उल्लेख होता है कि जो बच्चा है वो माँ के जब कोख में होता है शायद तभी से उसकी सुनने की जो क्षमता है वो हो जाती है। अलग-अलग कथाएँ भी हैं उससे संबंधित। फ़िलहाल हम अगर साइंटिफ़िक वे में देखें और वैज्ञानिक रूप से इसको समझने का प्रयास करें, तो वैज्ञानिक रूप से भी ये जो है अनुसंधान हो चुका है कि जो सुनने की क्षमता है बच्चों की, वो माँ के कोख में ही जो है यानी पैदा होने के पहले से जो है वो विकसित हो जाती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं
तरीका है जिससे हम बच्चों के साथ प्रेरण गतिविधियाँ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप इन सब चित्रों को देख रहे हैं, ये तो खिलौने हो गए हमारे, झुनझुने हो गए या जिसको हम अंग्रेज़ी में रैटल्स कहते हैं। इनका प्रयोग करके हम बच्चों को जो अलग-अलग आवाज़ें हैं उसके प्रति आकर्षित कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे घर में जो आम तौर से सामान है, मान लीजिए हम खिलौने नहीं भी खरीद सकते, तो हम देखते हैं कि जो ग्रामीण महिलाएँ हैं, घर में ढोलक होता है और हम अलग-अलग जो गाने हैं और हमारे सोहर हैं या शादी के गाने हैं, वो हम ढोलक के माध्यम से गाते बजाते हैं साथ में। तो ढोलक की आवाज़ हो गई, घंटियों की आवाज़ हो गई, हम पूजा करें या मंदिर में या ऐसे भी खेल के माध्यम के लिए हम एक घंटी खरीद लें, और पायल है। तो इस तरह की जो आवाज़ें, यानी विभिन्न तरह की आवाज़ें, जब बच्चा अलग-अलग आवाज़ें सुनता है, तो वो भी एक बड़ा अच्छा प्रेरण बच्चे के लिए होता है। इसके अलावा मैंने अभी आपको जो है उदाहरण दिया था कि हम पार्क में कहीं टहलने जाते हैं, तो वो एक दृश्य प्रेरण अच्छा होता है। वो सिर्फ़ दृश्य प्रेरण नहीं, अगर हम श्रवण की भी बात करें तो उसके लिए भी बड़ा अच्छा प्रेरण है, क्योंकि वहाँ हम मान लीजिए मोर की आवाज़ सुनेंगे, कोयल की आवाज़ सुनेंगे, तो ये जो प्राकृतिक आवाज़ें हैं, ये श्रवण गतिविधियों के अंतर्गत आती हैं। तो बच्चा जब हमारा जो जस्ट हम कह सकते हैं पैदा हुआ है, तब से अगर हम ये आवाज़ें बच्चे को सुनाते हैं विभिन्न प्रकार की, तो वो एक अच्छी हम कह सकते हैं क्रिया है, खेल क्रिया है, जिसके द्वारा बच्चे में अच्छा प्रेरण हम दे सकते हैं। पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो आवाज़ होनी चाहिए वो बहुत हम कह सकते हैं बहुत तेज़ ना हो, लाउड ना हो या बहुत कानों को चुभने वाली ना हो। ऐसी हो जिससे बच्चा जो है वो खुश हो, उसको ध्यानपूर्वक सुने और एन्जॉय करे। तो उसे हमें ये ध्यान रखना है कि वो आवाज़ जो है वो कानों को प्रिय लगनी चाहिए। बच्चा उसको उससे जो है डरे नहीं या हम कह सकते हैं अनकम्फ़र्टेबल नहीं हो। ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। श्रवण प्रक्रियाओं में एक और जो हम आज तक हमारी जो बहनें हैं, माताएँ हैं, वो करती भी आई हैं। हमारी जो बोलने की क्षमता है या हमारी जो भाषा है, हमने अभी पहले भी बात की थी, हमें लगता था, हमें लगा, हमने ये चर्चा की थी कि हमें लगता है बच्चा जब छोटा होता है, तो उसे शायद भाषा समझ में नहीं आती। हम 2 ढाई 2 साल का होने पर बच्चा बोलना प्रारंभ कर देता है, हमारी बातों का जवाब देने लगता है, समझने लगता है। पर उसके पहले के भी जो बच्चे हैं, यानी जो बच्चा जस्ट पैदा हुआ है, उससे भी जब हम बातचीत करते हैं, कहानी सुनाते हैं, लोरी सुनाते हैं या कोई गाना सुनाते हैं, तो वो एक अच्छा प्रेरण है उसके लिए। हमें ये नहीं सोचना है कि उसे समझ नहीं आ रहा। हमारी जो आवाज़ है, और स्पेशली अगर हम बात करें, विशेष तौर से हम बात करें, जो माँ की आवाज़ है, उसको बच्चा भली-भाँति पहचानने लगता है। अपने आस-पास के जो उसके परिवार के लोग हैं, उनकी आवाज़ पहचानने लगता है। तो वो उनसे जब बातचीत करते हैं, कोई लोरी सुनाते हैं, गाना सुनाते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा प्रेरण है, जो बच्चों के विकास के लिए अच्छा है। तो वो हमें करना चाहिए, बिना ये सोचे कि उसे भाषा समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। कई बार माताएँ लाड़ में बच्चों से बातें करती भी हैं। उन्हें अपनी दिनचर्या बताती हैं या उन्हें आज अच्छा लग रहा है, क्या हुआ, ये उनसे बातें करती हैं। और ये एक अच्छी प्रक्रिया है। अगर मान लीजिए हम बात करें गाने की, गाना आपको नहीं भी आता, हर कोई नहीं भी गा पाता, पर कहानी ऐसी चीज़ है जो हमें लगता है कि हमारी पारंपरिक एक तरह से हम कह सकते हैं हमारे यहाँ प्रचलन है, दादी-नानी, नाना-नानी सभी लोग कहानियाँ सुनाना पसंद करते हैं और सभी के पास कोई ना कोई कहानी होती है सुनाने के लिए। तो चाहे वो रामायण, महाभारत, आपके कुरान से संबंधित कहानियाँ हों या हमारी लोक कहानियाँ हों, जो आपको आती हों, आपने बचपन में सुनी हों, वो बच्चों को सुनाइए। बच्चे उसे ध्यान से सुनते हैं और वो श्रवण गतिविधि का एक बहुत अच्छा माध्यम है, जिससे हम एक अच्छा प्रेरण बच्चे को दे सकते हैं। तो लोरी, गाने, कहानियाँ, लोक कथाएँ, ये बच्चों को सुनाइए प्रारंभिक अवस्था से। बच्चा जब बिल्कुल छोटा होता है, तो शायद आपकी आवाज़ को, आपकी भाव-भंगिमा को, आपके चेहरे को देखकर वो उसके लिए प्रेरण का काम करे, और धीरे-धीरे जब वो भाषा को समझने और व्यक्त करने लगेगा, तो आपकी कहानी के अर्थ को और उसके जो भी हम कह सकते हैं, उससे आप उसे सिखाना चाह रहे हैं, उसको भी ग्रहण करना शुरू कर देगा। तो ये एक अच्छी प्रक्रिया है। पर ऐसा नहीं कि हमने एक दिन कहानी सुनाई और फिर हमने बंद कर दिया। हम बार-बार कह रहे हैं कि हमें प्रक्रिया निरंतर करनी है। जैसे हर रोज़ हमने 10 मिनट, 15 मिनट बच्चे के लिए निकाला और उससे वार्तालाप की, उससे बातचीत की, अपने दिल की बातें बताई, उससे लाड में कुछ बातें की या उसको कोई कहानी सुना दी या उसको एक लोरी सुना दी, गाना सुना दिया, तो हमारा क्या होगा कि श्रवण गतिविधि में हम हर रोज़ उससे 10-15 मिनट जो भी समय हम उसको दे पाएँ, जब तक वो ध्यानपूर्वक
सुन रहा है तब तक हम ये प्रक्रिया उसके साथ कर सकते हैं। उसको वो अच्छे से जो है एन्जॉय करेगा, उसको उसको मज़ा आएगा इस गतिविधि में। तो ये आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। प्राकृतिक आवाज़ सुनाना अभी हमने बात की कि जब हम पार्क में या खेल खलियान में जो भी हमारी हरी-भरी जगह है वहाँ पे हम टहलने जाते हैं, तो प्राकृतिक रूप से भी बहुत सारी आवाज़ें हैं, पक्षियों की हैं, आपके यहाँ पालतू जानवर हो सकते हैं, उनकी आवाज़ें हैं, तो वो भी बच्चा बड़े ध्यान से सुनता है और समझने की कोशिश करता है और वो एक प्रेरण की तरह हम बच्चे के साथ प्रयोग में ला सकते हैं। अब हम श्रवण के बाद बात करते हैं स्पर्श संबंधित गतिविधियों की। एक बड़ी अच्छी-सी गतिविधि है जो हमें हर गाँव में और हर माता लगा कि जो हमारे जो पारंपरिक गाँव हैं उसमें ये गतिविधि हम कह सकते हैं प्राचीन समय से चली आ रही है और ये स्पर्श संबंधित गतिविधियों में बड़ी अच्छी हम कह सकते हैं गतिविधि है। ये आप लोग अच्छे से कर रहे हैं और हम चाहते हैं इसे आप करते भी रहें। बच्चों के साथ मालिश की जो प्रक्रिया है, तेल का प्रयोग करके, ऑयल का प्रयोग करके जो हमारी माताएँ हैं, बहनें हैं या उनकी जो उनकी माँ हैं, दादी हैं, नानी हैं, वो बच्चों की मालिश बड़े अच्छे प्रकार से करती हैं। तो स्पर्श का मतलब ही है शरीर को छूना, प्यार से, लगाव से, तो ये एक अच्छी गतिविधि है जो बच्चों के साथ होनी चाहिए। अब कुछ और खेल क्रियाएँ हैं मालिश के अलावा भी जो हम कर सकते हैं, जैसे हम जब बच्चे से बातचीत कर रहे हैं, बच्चा लेटा हुआ है अ, तो स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं जब बच्चा जो है 1 साल से कम का है, छोटा है, तो हम उसके हाथों को पकड़ के कभी-कभी उसके पैर को सहलाकर जो उसका जो शरीर है उसको पकड़ कर उसका स्पर्श करके उसको अपने शरीर का भी आभास कराते हैं। जब हम प्यार से उसको छूते हैं, पुचकारते हैं, सहलाते हैं, उसके हाथों को पकड़ कर कुछ बातें करते हैं, तो उससे उसके शरीर को भी महसूस कराते हैं। जिसको हम कहते हैं कि जो उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट है या जो आत्म अवधारणा है वो एक हम कह सकते हैं उसके जो शुरुआती दौर है वो वहीं से शुरू होता है जब माँ उसके स्पर्श को उसी को अनुभूत कराती है। तो ये आप प्रक्रिया ज़रूर करें कि बच्चे को प्यार से उठाएँ, पुचकारें, सहलाएँ और सिर्फ माँ नहीं परिवार के सभी सदस्य जो भी बच्चे के साथ समय व्यतीत करते हैं वो स्पर्श से संबंधित गतिविधि बच्चे के साथ कर सकते हैं। और हम ये ध्यान रखें कई बार हमने जब हमारी जो ग्रामीण महिलाएँ हैं या जो शहरों में भी आंगनबाड़ी में आने वाली महिलाएँ हैं, उनसे जब हमने बातचीत की कि कई बार हमारे जो घर हैं, उसमें जो हमारे रिश्ते हैं, उसमें अनबन हो जाती है, पति से हो गई या भाई से हो गई अपनी माँ से हो गई या सास से हो गई, अपने भाई-बहनों से हो गई या फिर हमारी जो जेठानी हैं, देवरानी हैं, जो भी रिश्ते हमारे आस-पास हैं, उसमें अनबन हो जाती है या बहुत सारा काम महिलाओं के सर पर रहता है, जिससे कई बार जो है हम गुस्से में आ जाते हैं या हम बड़े परेशान हो जाते हैं और अनायास ही कई बार हमारी जो परेशानी का जो हम कह सकते हैं प्रभाव है, वो हमारे बच्चों पर पड़ता है। क्यों? मान लीजिए हम गुस्से में हमने बच्चे को उठाया और ज़ाहिर-सी बात है माँ है तो बच्चे का ध्यान रखेगी, पर कई बार हम गुस्से में बच्चे को हल्के से, आराम से, प्यार से ना रखकर थोड़ा हम कह सकते हैं मजबूती से रखते हैं क्योंकि हम अपने में परेशान हैं, दुखी हैं और हम उसको जो है एक तरह से हमारा जो गुस्सा है वो हल्का-सा जब हम उसका स्पर्श करते हैं, उसको उठाते हैं या रखते हैं, उसमें आ जाता है। पर हम ये जानें कि बच्चा भले बोल नहीं पा रहा पर हमारे स्पर्श को बहुत अच्छे से अनुभूति करता है कि उसे हम प्यार से उठा रहे हैं या गुस्से से उठा रहे हैं। तो हमें प्रयास करना है कि किसी भी प्रकार से जो नकारात्मक हमारी भावनाएँ हैं या हमारे जो हम कह सकते हैं प्रभाव हैं वो बच्चे पर नहीं पड़ने चाहिए। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। हम बच्चे को जभी भी उठाएँगे तो प्यार से और पूरे हम समर्पण के साथ, पूरे लगाव के साथ उठाएँगे, वो उसके विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो मालिश एक बड़ी अच्छी हम कह सकते हैं प्रक्रिया है जो हमारी माताएँ तेल के माध्यम से करती हैं, तो उससे बच्चे के जो मसल्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, जब वो एक्सरसाइज़ करती हैं और कराती हैं तो
उस उस प्रक्रिया में वो भी उस एक अच्छी गतिविधि है उसके विकसित होने के लिए, और जो स्पर्श की अनुभूति है वो भी बच्चे को अच्छी लगती है और एक अच्छा प्रेरण के स्वरूप में उसको जो है वो महसूस करता है। इसके अलावा स्पर्श में हम जो भी वस्तु बच्चे को उँगलियों से छुआते हैं, जब वो छोटा है, मान लीजिए जब बिल्कुल अभी वो चीज़ों को पकड़ नहीं पा रहा है, 7-8 महीने का नहीं हुआ है कि वो चीज़ों को अपने हाथ में अच्छे से पकड़ पाए, तो उसके पहले भी क्या है कि जब हम उसके साथ खेलते हैं तो कभी कोई मुलायम चीज़, कभी कोई अलग जिसका हम कह सकते हैं टेक्सचर या अनुभूति होती है, अलग-अलग तरह के जब उन चीज़ों से हम स्पर्श उसको कराते हैं, उसके हाथों को कराते हैं, तो वो भी एक प्रेरण का काम करता है। बच्चा उसको अनुभूत कर पाता है अलग-अलग तरह के स्पर्शों को। तो वो भी एक अच्छी प्रक्रिया है। तो इस तरह से हमने आपसे विभिन्न प्रकार की जो हमारी प्रेरण की गतिविधियाँ हैं, उस पर आपसे चर्चा की। अब बात आती है स्वाद की और गंध की। अगर हम स्वाद और गंध की बात करें तो बल कब जब बच्चा बिल्कुल 6 महीने से छोटा है या 1 साल तक जो बच्चे छोटे हैं, तो हम स्वाद और गंध में बहुत जो है हम कह सकते हैं विभिन्नता नहीं ला सकते, पर एक जो तरीका है जिससे कि इसको हम बच्चे के सामने रखते हैं, वो है खान-पान। यानी 6 महीने तक तो बच्चा सिर्फ़ माँ का दूध पिएगा, पर माँ के जो हम कह सकते हैं गंध को वो महसूस करता है, जानने लगता है, और जो दूध का हम कह सकते हैं स्वाद है वो जानने लगता है। और 6 महीने के बाद हमने बार-बार कहा आपसे कि बच्चे की जो ज़रूरत है वो बढ़ जाती है, जो सिर्फ़ माँ के दूध से पूरी नहीं होती। चाहे वो ऊर्जा की बात करें, चाहे प्रोटीन की बात करें, चाहे कार्बोहाइड्रेट की बात करें, वसा की बात करें, तो इन सब का जो बच्चे को जो ज़रूरत है वो माँ के दूध के अलावा जो ऊपरी आहार है उसके द्वारा भी हमें देने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें हम जो हमारा जो सीरियल ग्रुप है, यानी हमारा जो अनाज का ग्रुप है, दाल, चावल, रोटी, जो भी खाना हम अपने घर में बनाते हैं, उसको थोड़ा-सा और मुलायम हम कह सकते हैं सॉफ्ट करके, जो बच्चे के पचाने के लिए, खाने के लिए जो है आरामदायक हो, उस हम कह सकते हैं कंसिस्टेंसी का, या उस जो है उस तरह का उसको बनाकर हमें बच्चे को देना होता है। पर अक्सर हमने ये पाया जब हम माँओं से बात करते हैं तो अनाज को तो हम अपने उस ऊपरी खाने में शामिल करते हैं, जो बच्चे को हमको दूध के अलावा देना है, पर हम सब्जियों को और फल को भूल जाते हैं। जबकि हमें विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियाँ बच्चे के हम कह सकते हैं रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए देना बहुत आवश्यक है। और दूसरी बात, अभी जब हम बात कर रहे थे गंध और स्वाद से बच्चे को प्रेरण देना, तो जब अलग-अलग प्रकार का स्वाद बच्चा चखता है, तो वो भी एक तरह का प्रेरण होता है, जो बच्चे के विकास के लिए अच्छा होता है और एक गतिविधि की तरह होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि स्तनपान कराने से पहले ये सुनिश्चित करें कि माँ का शरीर और मानसिक रूप से माँ स्वस्थ हो, प्रसन्न हो। स्तनपान कराने के लिए एक शांत वातावरण का चुनाव करें। बच्चे को स्तनपान कराने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे का पेट माँ के पेट से चिपका होना चाहिए। फिर माँ बच्चे के सिर से पीछे हाथ लगाकर उसका सिर ऊपर उठाकर बच्चे के मुंह में जो निप्पल है उसे रख दे, और फिर बच्चा आराम से दूध पी पाता है। माँ को हर 2 घंटे में बच्चे का स्तनपान कराना चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं 6 महीने तक की। माँ यह भी ध्यान रखे कि रात में बच्चा सोया हो तो भी उसे जगाकर, उठकर, बैठकर इसी हम कह सकते हैं पोज़ीशन में, इसी इसी यहाँ पोज़ में बच्चे को जो है वो स्तनपान कराना है, सोते हुए नहीं कराना है। इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जैसा कि हमने कहा 6 महीने के उपरांत हमें ये ध्यान रखना है कि सभी जो हमारे खान-पान के जो हमारे विभिन्न हम कह सकते हैं ग्रुप्स हैं, जैसे कि अगर हम अनाज को शामिल कर रहे हैं, दाल, चावल, और जो हमारे मोटे अनाज भी हैं उनको बारीक हम पीस कर आटे में मिलाकर जो हमारे मिलेट्स हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। और उसके साथ-साथ हमको हरी सब्जियाँ और जो फल हैं, उनका भी उपयोग करना है। जैसे आप सबको दलिया मिलती है ना? हमारे आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं, वो सभी महिलाओं को दलिया बाँटती हैं। और अक्सर हमने सुना महिलाओं से कि बच्चा मीठा नहीं खाता, हम चीनी डाल के दलिया बनाते हैं तो वो नहीं खाता। तो हमने सभी महिलाओं के जो हमारी इस प्रोजेक्ट का अनुसंधान का जो हिस्सा थी, उनके सामने हमने खुद उन्हें बनाकर दिखाया कि जो दलिया उन्हें आंगनवाड़ी में मिलती है, हमने उसी का प्रयोग किया, और उसमें बारीक सब्जियाँ, है ना? गाजर हुई, गोभी हुई, टमाटर हुआ,
और बीन्स हुईं, जो भी सब्जियां हमें मिल रही हैं, जो सीज़न में हैं, जो उस मौसम में आपको मिल रही हैं, उन सबको बारीक काट के और जो है दलिया में हमने उसको पका लिया अच्छे से और हल्का-सा नमक डाल दिया, स्वाद के अनुसार। मिर्ची का प्रयोग कभी नहीं करें क्योंकि बच्चे नहीं खा पाते हैं, इसका हम ध्यान रखें। लहसुन, अदरक हल्का-सा हम डाल सकते हैं और उसको फिर पकाकर जो नमकीन दलिया है, वो हमने बच्चों को खिलाई और सभी बच्चों ने बड़े आराम से खाया। तो आपको जो हमने हेल्प गाइड दी है, उसमें बहुत सारे जो विभिन्न रेसिपीज़ हैं, वो भी दी हुई हैं, जिसको आप उपयोग कर सकते हैं। अगर एक प्रकार से बच्चा नहीं खा रहा है, तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से शायद हम थोड़ा स्वाद में अगर उसका बदलाव करें, मीठा नहीं खा रहा है तो शायद उसको नमकीन पसंद आ रहा है, तो वो थोड़ा-सा बदलाव करके हम अपना ये प्रयास करें कि उसको ऊपरी आहार में हम दाल-चावल जो हमारे अनाज हैं, उनके अलावा दालें जो हैं, उनको भी दें और जो हमारी सब्जियाँ हैं, उनको विशेष तौर पर बच्चों को दें। तभी उनका स्वास्थ्य जो है वो हम और बेहतर कर पाएँगे और अच्छा कर पाएँगे। मुझे आशा है कि हमारे इस वीडियो में हमने प्रेरण के बारे में और जो ऊपरी आहार है उसका हमें ध्यान रखना है, ये बात हमें समझ में आई होगी और जो हमारे नंबर हैं वो आपकी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके पास भी है और उनके पास भी ये संपूर्ण जानकारी जो हमने आपको दी, वो जो आपका जो आपके पास कार्ड रहता है एमसीपी उसमें भी रहती है और अगर आप उनसे बातचीत करेंगी तो वो भी आपको सारी जानकारी जो है वो आपसे साझा करेंगी, आपको इसके बारे में बताएँगी और समझाएँगी। तो उनका जो है आप संपूर्ण सहयोग लीजिए और कोशिश करिए कि हम बच्चे को जो है संपूरक आहार दें और अच्छा प्रेरण दें जिससे बच्चे का अच्छा-सा मानसिक विकास हो और उसके इस मानसिक विकास में, शारीरिक विकास में हम जो माताएँ हैं, वो अपना अच्छे से योगदान दें और जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, उनको भी हम प्रेरित करें कि वो भी अपना जो है योगदान इसमें दें। हम हमेशा ध्यान रखें कि ये जो हमारी गतिविधियाँ हैं या बच्चे का जो आहार है, वो सिर्फ़ माँ का कार्य नहीं है क्योंकि माँ बच्चे से जो है वो जुड़ी रहती है कई कारणों से। माँ बच्चे को पैदा करती है, दूध पिलाती है और जो प्रारंभिक वर्ष हैं, उसमें बच्चा बड़ा जो हम कह सकते हैं बच्चे की जो आत्मीयता होती है वो माँ से बड़ी जो है वो नज़दीकी होती है। इसीलिए हम शायद जो ये बातें हैं वो माँ को समझाने का प्रयास करते हैं क्योंकि उसके सहारे ये जल्दी जो है बच्चे को मिल जाती है और बच्चा उसका लाभ जो है पा पाता है। पर ये परिवार के जो सभी सदस्य हैं, ये उनकी हम कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो भी अपना पूरा सहयोग दें इसमें। अगर माँ बिज़ी है या माँ बच्चे का ख़्याल रख रही है, तो आप उसके कार्यों को करें, आप उसके कार्यों में मदद करें और इन प्रेरण जो गतिविधियाँ हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ हैं जो परिवार के सदस्य भी कर सकते हैं, अपना सहयोग दे सकते हैं और वो अगर ऐसा देंगे तो माँ इसको और बेहतर तरीके से कर पाएगी। तो इसका हम सब ध्यान रखें। धन्यवाद।